तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो ऊपर से तो लगती है कि जंगल में जिंदा रहने की एक सीधी सादी कहानी है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि ये कहीं ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 2020 की एक फिल्म हंटर हंटर की कहानी है। एक परिवार जो समाज से एकदम कट कर रहता है और उनकी जिंदगी में एक भेड़िया आ जाता है। और यहीं से सवाल उठता है कि असली खतरा कौन है, जंगल का जानवर या फिर इंसान। चलिए पहले माहौल को समझते हैं। तो एक परिवार है, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। हाँ, एन पत्नी का नाम। और ये लोग पूरी तरह से जिसे कहते हैं ऑफ द ग्रिड रहते हैं। मतलब आधुनिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। उनका गुजारा होता है जानवरों को फंसाकर, उनकी खाल बेचकर। लेकिन अब उनकी इस जिंदगी में एक नई मुश्किल आ गई है। एक भेड़िया। सही बात है। और ये सिर्फ खाने की कमी का मामला नहीं है, वो खाल बेचना ही उनकी कमाई का मतलब इकलौता जरिया है। तो अगर शिकार नहीं तो पैसे भी नहीं। बिल्कुल। तो वो भेड़िया सिर्फ उनका खाना नहीं, उनकी कमाई भी चुरा रहा है। और यहीं से परिवार के अंदर का तनाव भी बाहर आने लगता है। हाँ, मतलब एक लड़ाई बाहर प्रकृति से चल रही है और एक घर के अंदर। बिल्कुल। और ये घर के अंदर की लड़ाई है दो अलग अलग सोच की। पति जो एक माहिर शिकारी है वो अपनी बेटी को भी यही सब सिखा रहा है। हाँ, उसके लिए यही असली जिंदगी है, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा। लेकिन उसकी पत्नी एन वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी है। और एन का जो नजरिया है वो यहाँ बहुत जरूरी है। जब वो खाल बेचने शहर जाती है तो उसे एहसास होता है कि उनकी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं मिल रही। बहुत कम पैसे मिलते हैं। बहुत कम। और वहीं शहर में उसे किराए के घर दिखते हैं, नौकरियों के पोस्टर दिखते हैं, उसे एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद नजर आती है। अच्छा, तो यहाँ पर वो टकराव साफ दिखता है। हाँ, पति और पत्नी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो जाहिर है इस पर दोनों में बहस होती होगी। बहुत। एन कहती है कि भाई इस भेड़िए का कुछ करो, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। वो शहर में बसने की बात करती है। लेकिन पति सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कहता है हमें शिकार के अलावा कुछ आता ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यहीं रहेंगी। ये एक तरह का गर्व भी है और शायद थोड़ा डर भी। हाँ, अपनी दुनिया से बाहर निकलने का डर। सही बात। वो भेड़िए से तो लड़ सकता है, लेकिन शहर की दुनिया उसके लिए एक अनजाना खतरा है। और उन्हें अंदाजा भी नहीं कि असली खतरा कौन है। तो अगली सुबह पति अपनी बेटी की जिद पर उसे शिकार पर साथ ले जाता है। भेड़िए को पकड़ने का दबाव जो है उस पर। लेकिन जंगल में उसे भेड़िए के ताजा निशान मिलते हैं और वो समझ जाता है कि मामला गंभीर है। तो वो बेटी को घर वापस भेज देता है। हाँ, कहता है कि रात तक लौट आएगा। और उसके जाने के बाद ही घर पर वो माहौल बदलना शुरू होता है। हाँ, एन और उसकी बेटी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई देख रहा है उन्हें पेड़ों के पीछे से। और ये सिर्फ जानवर का डर नहीं लगता। और वो सही होती हैं, क्योंकि उसी वक्त जंगल में उनका पति किसी और ही चीज का सामना कर रहा होता है। कहानी में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। हाँ, उसे भेड़िया दिखता है, वो गोली चलाता है, पर जब वो पास जाता है तो वहां भेड़िया नहीं होता। तो क्या मिलता है उसे? उसे मिलता है एक लड़की का कटा हुआ हाथ, जिससे शायद वो भेड़िया खा रहा था। और बस यहीं पे पूरी कहानी का जो खतरा है वो बदल जाता है। मतलब अब तक लड़ाई प्रकृति से थी, भूख से थी। बिल्कुल। लेकिन अब ये लड़ाई इंसानी क्रूरता से है। वो आगे बढ़ता है तो उसे कई लड़कियों की लाशें मिलती हैं, बहुत बेरहमी से काटी हुई, एक घेरे में रखी हुई। हाँ, वो समझ जाता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। भेड़िया तो बस अपने पेट के लिए शिकार करता है। लेकिन ये तो कोई और ही है। कोई दरिंदा, कोई सीरियल किलर जो इसी जंगल में घूम रहा है। और पति को ये एहसास होता है कि उसका परिवार अब एक बहुत बड़े खतरे में है। वो उस कातिल को खोजने निकल जाता है और वापस नहीं लौटता। नहीं। दिन बीत जाता है, रात हो जाती है। एन और उसकी बेटी घर में अकेली हैं। उनका डर और बढ़ जाता है जब वही भेड़िया उनके कुत्ते को भी मार डालता है। इस बेबसी में एन वही करती है जो कोई भी करेगा, वो पुलिस के पास जाती है मदद के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ समाज का एक और बदसूरत चेहरा सामने आता है। पुलिस साफ मना कर देती है। वो कहते हैं कि ये इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और ये भी कि जंगल में रहना उनकी अपनी गलती थी। मतलब एक तरह से उन्हें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। उन्हें एहसास होता है कि अगर वो मर भी जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहानी यहीं से एन के किरदार पर फोकस करने लगती है। अब तक वो डरी हुई थी, इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहती थी, पर अब उसे पता है कि डरने से काम नहीं चलेगा, उसे शिकारी बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर एक रात एक और अजीब घटना होती है। जंगल से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती हैं तो एक आदमी लू बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा है।
बेटी मना करती है ना? हाँ, बेटी कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन एन की इंसानियत उसे रोक नहीं पाती। वो उसे घर के अंदर ले आती है, उसकी देखभाल करने लगती है। और वो आदमी लू क्या बताता है? वो बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है और उस पर भेड़िए ने हमला कर दिया। हाँ। कहानी सुनने में तो सच्ची लगती है। लेकिन उसी दौरान पुलिस को जंगल के पास एक लावारिस गाड़ी मिलती है और वो ये भी नोटिस करते हैं कि उस इलाके से कई लड़कियां गायब हो रही हैं। तो सारे तार धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं, पर एन इन सब से अनजान है। वो तो बस एक अजनबी की जान बचा रही है और अपनी पति का इंतजार कर रही है। यस। हाँ, उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिसे वो बचा रही है वो भेड़िया नहीं, बल्कि भेड़िए की खाल में कोई और ही है। आखिर में एन से और इंतजार नहीं होता, वो खुद पति को खोजने निकलती है। और जो उसे मिलता है वो उसकी दुनिया हिला देता है। उसे अपने पति की लाश मिलती है और लाश देखते ही उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उसे समझ आता है कि पति को भेड़िए ने नहीं मारा। नहीं, उसे लू ने मारा है। लू ही वो कातिल है और उसके पति ने मरने से पहले उस कातिल को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ओह, मतलब वो अनजाने में अपने ही पति के कातिल की जान बचा रही थी। सोचिए उस महिला के बारे में, ये एहसास ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और उसे ये भी समझ आता है कि उसकी बेटी घर पर उस कातिल के साथ अकेली है। वो फौरन घर की तरफ भागती है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, जब वो घर पहुंचती है तो लू उस पर हमला कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। और जब एन को होश आता है तो लू उसे सब कुछ बताता है बड़े आराम से कि उसने पति को क्यों मारा, और ये भी साफ कर देता है कि उसने उसकी बेटी को भी मार दिया है। वो एन के अंदर की हर उम्मीद को कुचल देना चाहता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो एन को कमजोर समझता है। उसने एन से उसका सब कुछ छीन लिया है। अब एन के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यहीं पर एन का वो रूप सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो डरी हुई महिला नहीं है। दुख और गुस्से ने उसे एक शिकारी बना दिया है। और वो अपने पति से सीखे हुए सारे हुनर का इस्तेमाल करती है और लू पर काबू पा लेती है। और इसके बाद जो होता है वो बदला लेने की कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। वो लू के साथ वही करती है जो वो लोग जानवरों के साथ करते आए थे। उसे रस्सियों से उल्टा लटका देती है, उसके कानों में हेडफोन लगा देती है ताकि उसकी चीखें कोई ना सुने, और फिर वो उसकी खाल उतारना शुरू कर देती है। जिंदा। हाँ, जिंदा। वो उसे वही शिकार बना रही है जो उसका परिवार सालों से करता आया है। इंसान और जानवर के बीच की रेखा यहाँ पूरी तरह से मिट जाती है। और कहानी का अंत तब होता है जब पुलिस आखिरकार वहां पहुंचती है। शायद लू की गाड़ी मिलने की वजह से वो देखते हैं कि एन घर के बाहर पोर्च पर शांति से बैठी है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। और वो लू के चेहरे की कटी हुई खाल उनकी तरफ फेंकती है। और अंदर लू अभी भी जिंदा था, दर्द से तड़प रहा था। जिस समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया था, आज वो उसी समाज के सामने न्याय का अपना संस्करण पेश कर रही है। तो आखिर में ये कहानी उस लाइन को ही मिटा देती है जो इंसान और जानवर या शिकारी और शिकार के बीच होती है। बिल्कुल, ये एन का सफर है, एक मजबूर महिला से एक क्रूर शिकारी बनने तक का। और ये हमें फिल्म के शीर्षक हंटर हंटर पर वापस ले आता है। मतलब शिकारी का शिकारी। हाँ, शुरू में लगता है कि शिकारी पति है और शिकार भेड़िया है, फिर लगता है कि शिकारी लू है, लेकिन अंत में असली शिकारी कौन है? क्या वो भेड़िया है, वो सीरियल किलर लू, या फिर खुद एन? और कहानी एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है। जब समाज के बनाए नियम अब तक नहीं पहुंचते, तो इंसान अपने अस्तित्व को बचाने या बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है? उस वक्त न्याय और क्रूरता में क्या फर्क रह जाता है? क्या एन का काम न्याय था या सिर्फ वहशीपन? ये सोचने वाली बात है।